शून्यकाल आपको भी मौका देंगे, सबको मौका देंगे। कल भी मौका दिया था, आज मौका देंगे आपको, बैठ जाओ। बीच में उठोगे तो मौका नहीं दूंगा, और नहीं उठोगे तो सबको मौका दिया जाएगा। श्री सीपी जोशी जी पहले लिस्ट। श्री सीपी जोशी जी, इनको जाना इसलिए प्रश्न ले लिया इनको, बाकी सबको धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं कि चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र और पूरे मेवाड़ के किसानों की बात को उठाने का आपने अवसर दिया। खरीफ के फसल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बेमौसम बारिश से किसान के खेतों में पकी पकाई फसल पड़ी रह गई। कई मंडियों में फसल खराब हो गई, चाहे मक्का हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, वो फसलें बर्बाद हो गई। इसी सदन में कई वर्षों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने फसल खराबे का कानून जो 50% था उसको 33% कराने का काम किया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने गिरदावरी में स्पष्ट निर्देश दिए कि 33% से ऊपर खराबा उसमें आंकना नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है, खरीफ की फसल तो खराब हुई, लेकिन उसके साथ साथ रबी की फसल भी, अभी पानी भर जाने कई जगह तो अमृत का काम किया, लेकिन कई जगह फसलें बर्बाद हो गई। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उचित गिरदावरी हो और किसान को उसकी फसल का उचित खराबा मिले, ताकि इस संकट के समय जहां राजस्थान की सरकार न तो कर्जा माफ़ी कर रही है, न बिजली के बिलों को माफ़ कर रही है, ऐसे समय उचित गिरदावरी होगी तो निश्चित रूप से किसान को फायदा मिलेगा। साथ ही मेरे क्षेत्र में अफीम की खेती भी होती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि वहाँ 2014 से लेकर अभी तक 18,000 से लगभग 75,000 तक लाइसेंस बढ़ाने का काम किया, लेकिन और भी ऐसे कई लोग हैं जो इस बड़ी संख्या में जो अफीम के लाइसेंस की कतार में हैं। सरकार से मांग है कि उन लोगों को एक रिलैक्सेशन देते हुए उसमें सहानुभूतिपूर्वक उन सभी लोगों को लाइसेंस देने का काम करें। और पॉपी हर्स जो डोडा चूरा होता है, जिसमें बहुत हल्के उसका नशा होता है, कई बार राजस्थान की पुलिस उनको बेवजह परेशान करने का काम करती है। मेरी सरकार से मांग है कि उनको ऐसे 8/29 की धारा से उसको निकाला जाए, तो आम किसान जो इसके पुलिस की मार से मरता है उसको इससे राहत मिल सकेगी। मेरा आपके माध्यम से यही सरकार से मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राहुल कसवा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पॉन्जी स्कीमें लेकर कई कंपनियां इस देश में हमेशा आई हैं और भोले भाले निवेशकों का पैसा लूट के ले जाने का बहुत सा हमेशा हमने अखबारों में बात सुनी भी है। ऐसे ही सर, एक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसे राजस्थान के करीब 20 लाख निवेशकों का पैसा ज़्यादा ब्याज दर देने की अनेकों स्कीमें बता के लूटने का काम किया। ये वो निवेशक हैं जो सर जिनका बहुत छोटी पूंजी होती है और अपनी पूंजी लगा के वो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाएगा तो उनका घर के अंदर उनके और भी काम बनेंगी बात। पर ऐसे कंपनियां जो आती हैं और ऐसे हजारों करोड़ रुपए का घपला राजस्थान के अंदर इस सोसाइटी के मार्फत इन 20 लाख लोगों का हुआ है। इन स्कीमों के मार्फत लोग कोर्टों में भी गए इनसे परेशान होकर, कोर्ट के मार्फत जाने के बावजूद भी आज तक इनको कोई भी राहत नहीं मिल पाई है। सर, उस निवेशक को अपना पैसा चाहिए। मेरा आपके मार्फत सरकार से भी निवेदन है कि सरकार इन कंपनियों को पाबंद करके इनके जो अभी जो लिक्विडेटर भी अपॉइंट किया गया है उसको इनकी जो प्रॉपर्टीज को जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने सीज कर रखी हैं इनको हैंडओवर कर दी जाए, ताकि इनको नीलाम बेचकर जो भी व्यवस्था कर इन निवेशकों का पैसा दिया जाए। सर, मेरी लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर चाहे पाली हो, सिरोही हो, झुंझुनू हो, काफी हजारों की मात्रा में ऐसे हमारे किसान भाई हैं, आम व्यक्ति है जो छोटी छोटी पूंजी लगा कर इसमें पैसा लगा रखा है। इनका पैसा दिलाने का काम सरकार करे। मेरा आपसे यह अनुरोध है। श्री एस वेंकटेशन, स्लिप भेज दीजिएगा, स्लिप भेज दीजिएगा बंद कर देंगे जी। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் தொடர்ந்து தாக்கப்பட்டு வருவதை இந்த அவையினுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன். இது சார்ந்து ஒன்றிய அரசு எந்தவித தலையீடும் இல்லாமல் இருக்கிறது. குறிப்பாக கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு குஜராத் மாநிலத்தில் துவாரகா மாவட்டத்தில் ஓகா என்ற இடத்திலே குஜராத் மீனவர்கள் பாகிஸ்தான் கடற்படையினரால் தாக்கப்பட்ட நிகழ்வை ஒட்டி
உடனடியாக ஒன்றிய அரசு தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்தது. அது மட்டுமல்ல, பாகிஸ்தானுடைய தூதரக உயர் அதிகாரிகளை அழைத்து தனது கண்டனத்தை நேரடியாகவும் பதிவு செய்தது என்பதை கவனப்படுத்த விரும்புகிறேன். ஆனால் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தமிழக மீனவர்கள் 12 பேர் இலங்கை கடற்படையினரால் தாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். பலர் சிறையிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இது சம்பந்தமாக கடந்த அக்டோபர் மாதம் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஒன்றிய அரசினுடைய தலையீட்டை கோரி கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். ஆனால் ஒன்றிய அரசு இதுவரை எந்த தலையீடும் செய்யவில்லை, எந்த எஃப்ஐஆரும் பதிவு செய்யப்படவில்லை. இலங்கை தூதரகத்தினுடைய உயர் அதிகாரிகளை அழைத்து எந்த விதமான கண்டனமும் பதிவு செய்யவில்லை. குஜராத் மீனவர்களுக்கு ஒரு நியாயம், தமிழக மீனவர்களுக்கு வேறொரு நியாயமா? பாகிஸ்தான் அரசினுடைய அணுகுமுறை என்றால் ஒன்று, இலங்கை அரசினுடைய அணுகுமுறை என்றால் வேறொன்றா? இது வலிமையாக கண்டனத்துக்குரியது. தமிழக மீனவர்களினுடைய மீன்பிடி உரிமையை முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும், உறுதிப்படுத்த வேண்டும். இலங்கை அரசு, இலங்கை கடற்படையினுடைய தாக்குதலுக்கு இந்த அரசு உடனடியாக முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதை இந்த அவையிலே ஆணித்தரமாக வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். श्री अनिल फिरोजिया जी, श्री अनिल फिरोजिया नहीं है क्या? श्री नारायण भाई कछड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली जिले गुजरात में BSNL कंपनी का टावर एवं कवरेज की हालत अति आधुनिक दयनीय है। अमरेली जिले में कुल 619 गांव और 9 शहर है। इसके बावजूद यहाँ BSNL कंपनी के सिर्फ 289 टावर का एक्टिव है। सभापति महोदय, मैं अमरेली जिले में 2G के 157, 3G के 63 और 4G के 69 कुल मिलाकर 295 टावर है, जिनमें से अभी 289 टावर की एक्टिव है और 6 टावर काफ़ी दिनों से बंद है। मेरे क्षेत्र में तोक़े तूफान के बाद इन 289 टावर में से ज़्यादातर टावर बैटरी और मशीनरी की तकनीकी खराबी से कारण अभी बंद रहते हैं। तो वर्तमान में करीबन 10 टावर आज भी मशीनरी एवं तकनीक की कमी से चलते हुए बंद है। अमरेली जिले में लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड के रिपेयरिंग कार्य के लिए प्रति मास 1 किलोमीटर OFC केबल और 40 नोट्स जॉइंट की आवश्यकता रहती है, लेकिन BSNL की क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से उपयुक्त सामान और मशीनरी और केबल 3-3 महीने के बाद भी नहीं मिलते, जिसके चलते अमरेली की समस्या के निवारण करने काफ़ी देरी होती है। साथ ही अमरेली जिले में प्राइवेट, सरकारी और अर्ध सरकारी ज़मीन पर खड़े टावर का किराया करीबन 31 लाख से ज़्यादा है, पिछले 11 महीनों से बाकी है, जिनमें चलते प्राइवेट ज़मीन धारक त्वरित पेमेंट करने की बात करते और BSNL टावर हटाने की मांग करते, परंतु उनका भुगतान नहीं हो पा रहा। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे ज़िले में बसे पिछड़ा हुआ है, जिला में BSNL हेड ऑफिस है। मेरे ज़िले की आवश्यकता है कि काफ़ी कम और काफ़ी विलम्ब के मशीनरी एवं केबल के दिए जा रहे हैं, जिसके चलते मेरे क्षेत्र लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी अमरेली BSNL की आर्थिक तंगी और मशीनरी की कमी के कारण नए लैंडलाइन कनेक्शन देना ही बंद कर दिया। अंत में मेरे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उनके सभी तकनीकों को ध्यान से रखते हुए अमरेली जिले को BSNL के संबंधित काफ़ी कमियां का दूर करें। धन्यवाद। श्री गजानन कीर्तिकर, श्री गजानन कीर्तिकर जी नहीं है। डॉक्टर मनोज राजौरिया। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उन देश के लाखों नौजवानों की ओर दिलाना चाहता हूं जो राष्ट्र की सेवा के लिए, देश के गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हुए भी इस देश की सेवा में, सेना में जाने की इच्छा रखते हैं। दुर्भाग्य से कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण पिछले 2 वर्ष ऐसे रहे कि नियमित रूप से जो सेना की भर्तियां होनी थी बहुत सारी जगह नहीं हो पाई। मैं राजस्थान क्षेत्र से आता हूं, राजस्थान के करौली धौलपुर से। मेरे राजस्थान और करौली धौलपुर के अंदर भी लाखों युवा ऐसे हैं जो सेना में भर्ती होने की कामना करते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों के दौरान उनकी अधिकतम आयु जो थी वो निकल चुकी है और ये 2 वर्ष में वो भर्ती में शामिल नहीं हो पाए।
मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र आग्रह है कि ऐसे युवा जिनकी इस कोविड काल के अंदर जो आयु सीमा को पार कर चुके हैं, कृपया उनको कम से कम 2 वर्ष का अधिक आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाए ताकि राष्ट्र सेवा में पुनः उस सेना श्रीमती में शताब्दी भर्ती होकर राव अपनी सेवा कर सके। धन्यवाद। जैसे बीरभूम के लोकल ट्रेन नहीं चल रही, इसके बारे में मैं रेल मिनिस्टर को बताना चाहती हूँ। जैसे अभी स्कूल खुल गए, ऑफिस खुल गए, स्कूल के बच्चे और टीचर सब जा नहीं पा रहे, और फिर वो सबसे बड़ी बात है हॉकर्स जो ज़िंदगी बिताते हैं इसके लिए, और 2 साल से उसका इनकम जिस लेवल पे चले गए उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लोकल ट्रेन। और लोकल ट्रेन अभी दिन में एक ही चल रही है, जैसे बीरभूम से मालदा जाने का टाइम और उससे साहिबगंज से आजिमगंज, और मेरे बीरभूम कॉन्स्टिट्यूंसी में मुरारोई, नौलहाटी, राजग्राम, चातरा, साधीनपुर, यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। जो चल रही है उसमें जाने वाले है ही नहीं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो अभी जो नॉर्मल से ज़िंदगी आने लगी है, जो नॉर्मल से ज़िंदगी के लिए सब तरस रहे हैं, उसके लिए लोकल ट्रेन चलाना बहुत ज़रूरी है जो पब्लिक को हैरेसमेंट से बचाए। ये रिक्वेस्ट मेरे से है। श्री सत्यदेव पचौरी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कानपुर से अनवरगंज मंदना रेल लाइन को हटाकर मंदना से पनकी को जोड़ने की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस रेल लाइन को हटाने जाने की आवश्यकता व गंभीरता को दर्शाते हुए मैंने कई बार माननीय मंत्री जी से और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से आग्रह भी किया। माननीय सभापति महोदय, अनवरगंज से मंदना तक का रेलवे लाइन 16 किलोमीटर लंबी है और ये 16 किलोमीटर में 18 क्रॉसिंग है और इस पर 50 जोड़ी ट्रेनें दिन में चलती हैं। हर 10 मिनट पे फाटक बंद होता है और कानपुर 2 भागों में इस रेलवे लाइन के कारण बट गया है, क्योंकि पैरेलल जीटी रोड है। तो जीटी रोड के कारण फ्लाईओवर नहीं बन सकते, और जब फ्लाईओवर नहीं बन सकते तो दक्षिण का मरीज अगर उत्तर के अस्पताल में आना चाहता है, मेडिकल आना चाहता है, कचहरी जाना चाहता है, तो फाटक बंद, और फाटक बंद तो दुर्घटना हुई। और दुर्घटना में अभी महामहिम राष्ट्रपति जी पिछली दफे जब कानपुर गए थे तो एक महिला की मृत्यु हो गई थी। स्वयं राष्ट्रपति जी ने उस पर खेद भी व्यक्त किया था। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर से माननीय रेल मंत्री जी से और रेलवे बोर्ड से और निवेदन करना चाहता हूं कि यह रेलवे लाइन कानपुर के विकास में बाधक है। कानपुर का औद्योगिक स्वरूप विकसित नहीं हो पा रहा, कानपुर के लोगों के आने जाने में सुविधा नहीं है, और जीटी रोड का जो चौड़ीकरण होना प्रस्तावित है वो भी इस रेलवे लाइन के कारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी रेल मंत्री जी से विनती है, निवेदन है कि ये हमारी जो गुहार है जो मैं बारंबार 2019 से लगा रहा हूँ, इसको सुन लें और ये रेलवे लाइन हटाएं। कानपुर की जनता का उपकार करें, कानपुर की जनता को स्नेह दें, इतना ही निवेदन करना था। आपने अवसर दिया माननीय अध्यक्ष जी। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में रखने का मुझे अवसर प्रदान करा। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से बहकर मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी राजधानी उज्जैन पहुंचने वाली कान नदी के गंदे नाले का रूप धारण कर लिया है। इंदौर व उसके आसपास के तमाम उद्योगों के कारण
दूषित पानी, सीवरेज का पानी उज्जैन में त्रिवेणी के तट पर आकर मोक्षदायिनी शिप्रा मैया में मिलता है। महोदय, जितना महत्व माँ गंगा नदी का है उतना ही धार्मिक महत्व माँ शिप्रा का भी है, लेकिन कान नदी के दूषित व प्रदूषित पानी के शिप्रा नदी में मिलने के कारण उज्जैन के रामघाट तक शिप्रा नदी प्रदूषित हो जाती है और बदबू आने लगती है। यहाँ तक कि आचमन, लोग जो धार्मिक तीर्थयात्री हैं वो पानी से आचमन भी नहीं कर सकते। कान नदी के जल का उपचार करने के लिए स्थायी और ठोस परियोजना बनाने की आवश्यकता है। महोदय, कल शनिवार को भी उज्जैन में एक स्नान पर्व है। उज्जैन चूंकि धार्मिक नगरी है और यहाँ पर पर्व और तीज और त्यौहार पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और शिप्रा नदी में स्नान कर फल प्राप्ति की कामना करते हैं। आपसे निवेदन है महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि खान नदी के संरक्षण के लिए कोई स्थायी योजना बनाए जिससे मोक्षदायिनी शिप्रा मैया में मिलने वाली खान नदी के कारण जो प्रदूषण हो रहा है उसका निराकरण हो। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उपसभापति महोदय जी। परसों भी जब मैं मुंबई शहर के झोपड़पट्टी का विषय उठाया तो आप सभा पटल पर थे। आज मैं राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के जमीनों पर बसे हुए झोपड़पट्टियों का मुद्दा उठा रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा कि आज के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, दिल्ली के हजारों झोपड़पट्टियों को रेगुलराइज करके उनको जमीन भी उनके नाम पर करने का कायदा इसी पार्लियामेंट में गए सत्र में किया था। उपाध्यक्ष महोदय, 1985 में कुछ लोग कोर्ट में गए थे। रेलवे लाइन के सटे हुए सारे झोपड़पट्टी को तोड़कर रेलवे लाइन का काम करना चाहिए। रेलवे लाइन का काम पूरे देश भर में होना चाहिए, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता, सब होना चाहिए। लेकिन झोपड़पट्टी वासियों को स्थलांतरित करने का कायदा भी नियम में किया गया है। दिल्ली के लोगों ने 2015 तक के लोगों को सबको पर्याय जगह देने का नियम बनाया है। कोर्ट ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि दिल्ली के लिए हमने कायदा बनाया है, सभी लोगों को हम शिफ्ट करके बाद में रेलवे लाइन का काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, जो कायदा दिल्ली के लोगों को लागू होगा वही कायदा सारे देश के लोगों को लागू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के लोग भी 10,000 लोगों का झोपड़ा रेलवे लाइन के बाजू का टूटना है, वो भी कोर्ट में गए हैं, उसका भी जजमेंट आने वाले दिनों में आ जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जो कायदा गुजरात और दिल्ली के लिए होगा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक देश एक कानून, तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जमीन पर बसे हुए झोपड़पट्टी वासियों को स्थलांतरित करके वहां का विकास किया जाए। इस प्रकार की मांग फिर एक बार मैं आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। स्लिप भेज दीजिए प्लीज। नामा नागेश्वर राव जी, आप बहुत वरिष्ठ हमारे सांसद हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अपने सहयोगियों को कहिए कि वो पीछे अपनी सीटों पर जाकर के बैठें, मैं आपको अवसर देता हूं। प्लीज प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। आप भी कह दीजिए तो चले जाएंगे सब लोग। जी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए प्लीज, डोंट बी इन द वेल। हाँ जी, श्री नामा नागेश्वर, ये पोस्टर नीचे कर दीजिए। आपकी बात पर्याप्त है, आपकी बात में पोस्टर से अधिक दम है, इसको रख दीजिए नीचे को प्लीज, डोंट शो इट। थैंक यू जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, जब ये सेशन चला था उस दिन से जो है तेलंगाना का फार्मर्स का बारे में, तेलंगाना का पैडी प्रोक्यूरमेंट का बारे में पिछले 5 दिन से जो है ना ये सभा का दृष्टि को हम लोग लेके आया। हम लोग का जब 28 को जो लीडर्स का मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग में भी हम लोग ये बोला था हमारा तेलंगाना में जो है ना पैडी प्रोक्यूरमेंट नहीं हो रहा है और तेलंगाना का पैडी के बारे में बात करने का मौका देने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया था। यही बात जो है ना हम बीएससी मीटिंग में भी बताया था। हमारा सबसे जो है ना ज़्यादा मुद्दा इम्पॉर्टेंट इश्यू है, तेलंगाना बनने के बाद हम लोग पूरा फार्मर्स को जो है ना फ्री 24 आवर्स का जो है ना करंट दिया है। 24 आवर्स घंटे का करंट देने का वजह से, पावर फ्री देने का वजह से, उसी तरह से हम लोग को रैत बंधु पर एकड़ को जो है ना 10,000 रुपीज देने का वजह से, और उसी तरह से जो है ना हम लोग को कालेश्वर प्रोजेक्ट का वजह से पूरा तेलंगाना में काफी पानी आया है। ये पानी आया था, उसका वजह से पिछले
7 साल से जो है ना फार्मर को काफी डेवलप किया है, उसका वजह से जो है ना आज जो है ना हम लोग का पैडी इंडिया में नंबर 1 पोजीशन में हम लोग आ गया। अभी पंजाब से ज्यादा जो है ना, पंजाब से ज्यादा हम लोग का पैडी जो है ना पैदा कर रहा है हमारा फार्मर्स। और ये पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को जो है ना 2 क्रॉप डालता है, हम लोग को जो है ना रेनी सीजन का और यासंगी दोनों क्रॉप डालता है। ये दोनों क्रॉप का पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए ये गवर्नमेंट का पीछे जो है ना हम लोग काफी कुछ बात किया है, और तब भी जो है ना एक दफा बोलते हैं कुछ लेगा, एक दफा नहीं लेगा, एक दफा बोलते हैं सेकंड क्रॉप को नहीं लेगा, एक दफा बोलते हैं बॉइल्ड राइस बिल को नहीं लेगा। इसी तरह से एक दफा जो है ना रेलवे वैगन्स को नहीं देता है, एक दफा जो है ना एफसीआई को जो है ना कोटा नहीं दे रहा है। हमारा फार्मर्स, पूरा तेलंगाना का फार्मर जो है ना रोड में है, तेलंगाना फार्मर्स को दिक्कत कर रहा है। उसका बारे में हम लोग का जो है ना 6 मीटिंग हुआ था। ये 6 मीटिंग में जो है ना हमारा चीफ मिनिस्टर साहब भी आया था, हमारा जो है ना मंत्री लोग भी आए था, पूरा एमपी लोग भी जो है ना आके हम लोग जो है ना मीटिंग किया है, और हमारा पूरा जो है ना चीफ सेक्रेटरी भी आके 6 दफा मीटिंग किया। हम लोग का जो है ना ये गवर्नमेंट से ये डिमांड किया था, आप कितना पर ईयर जो है ना कितना आप पैडी प्रोक्यूर करेगा, उसका हमको एक कोटा दे दीजिए। वो कोटा देने से अकॉर्डिंगली जो है ना हम लोग अपना फार्मर को भी बता दिया है। अभी जो है ना जो पिछले अभी पहले तो तेलंगाना बहुत पीछे था, स्वतंत्र बनने के बाद पूरा तेलंगाना का लोग जो है ना दुबई जाके उधर जाके इधर जाके हम लोग को जो है ना डेली लेबर का काम करता था। अभी हमारा जो है ना गांव डेवलप हो गया, हमारा जो पानी आना शुरू हो गया, हमारा फार्मर जो है ना थोड़ा अभी जो है ना आगे बढ़ रहा है। और उसी तरह से जो है ना जब बात करने का टाइम में पहले तो बोला बॉइल्ड राइस नहीं लेगा, बॉइल्ड राइस नहीं लेगा, अभी बोलते हैं जो है ना सेकंड क्रॉप का। हमारा सेकंड क्रॉप जो है ना जो भी आता है तो उधर साउथ इंडिया में गर्मी का वजह से वो जो है ना सब हम लोग को जो है ना ब्रोकन राइस मिलता है, उसको बॉइल्ड में जाना पड़ता है। हम लोग यही बोला, हम लोग जो भी तकलीफ है हम लोग हमारा फार्मर के लिए हम लेगा। हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं, आप ईयरली कितना क्वार्टा लेगा वो बता दीजिए, अकॉर्डिंगली जो है ना हमारा फार्मर को हम लोग बचा देगा। तब भी जो है ना 5 दिन से हम लोग ये वेल भी हम लोग जो है ना सुबह से शाम तक रहने के बाद भी ये गवर्नमेंट जो है ना हम लोग को जो है ना ये स्टेटमेंट नहीं दिया है। आपका माध्यम से स्टेटमेंट जो है ना स्टेटमेंट को हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आपका माध्यम से जो है ना ये गवर्नमेंट को बोल दीजिए, ये किसान अगर ठीक रहेगा देश में, किसान ठीक रहे तो तब भी जो है ना हम लोग का देश बचेगा। कोरोना का टाइम में हम लोग को सब कुछ जो खाना दे दिया है, किसान का वजह से हम लोग बच गया। किसान जो है ना, किसान का जो है ना बारे में ये इश्यू है, अभी हम लोग का तेलंगाना का नहीं है, बाकी जगह का भी है, उसने पूरा देश का किसान को बारे में बता दे, और उसका जो नेशनल एक प्रोक्योरमेंट का पॉलिसी लेके आए, और उसी तरह से जो ना एमएसपी को जो है ना लीगल राइट लेके आए, उसी जो ना हम लोग का मांगे। थैंक यू चेयरमैन साहब। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जी प्लीज, जय तेलंगाना, जय किसान, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। पाटील, अरे ते समोर फेकत त्याच्या आप प्रारंभ कीजिए त्या तुमच्या नेत्याच्या प्लीज। काढून त्याच्या अंगात. Since 2014. So as we all know that the public sector was structured to spearhead a chain of revolutions leading to the path of economic growth. In the initial years of planning, the public sector was used as a strong tool by the government to maintain its control over the key industries. The public sector was in fact seen as an instrument to move towards the ideal of a so-called socialist state. The wages given in the public sector industry were supposed to be model for the private sector enterprises. But now, sir, the government at this juncture considered the possibilities of raising revenue by disinvesting shareholdings in major Maharatna and Navaratna public sector like Coal India, IOC, HPCL, SAIL, GAIL, BHEL, Air India, etc. very aggressively. So, sir, my question is, why going for selling profit-making industries? Rather, if you want to disinvest, then disinvest the loss-making industries. Due to such aggressive disinvestment policy, all the employees are suffering from total uncertainty.
So the whole country is very proud of our major government-run industries. Thus, I humbly request the government, sir, that at least you can sell the loss-making PSUs in PPP model and not by the total sellout of PSUs. And at the end, sir, my party and I strongly oppose the disinvestment of profit-making PSUs by the government. And my appeal to the Honorable Prime Minister to come to the House and assure that what is the actual design and proposal on the part of the government with regards to the future of PSUs in our Shri country. MVV Dhanyavad, sir. Satyanarayan. Much for giving this opportunity to me, sir. Program has tried to strengthen the public health facilities, including the existing medical colleges in the state. However, after the bifurcation of states, the absence of large metropolitan cities there in Andhra Pradesh has made it difficult for the private sector to set up super specialty healthcare services. In order to fill this gap, the government of Andhra Pradesh has proposed to establish one medical college each and every parliamentary constituency, where there are none in the public sector, to increase the human resource and accessibility, the tertiary health care for the people. For this purpose, it has decided to develop 16 medical colleges and cumulative costing rupees 8,000 crores. At present, the state has only 14 government medical colleges over 25 parliament constituencies, which is less in comparison to other large states like Tamil Nadu or Rajasthan. While the sanction for 3 colleges has already been granted, I urge upon the government through this August House to expedite the approval and financial support for the remaining 13 government medical colleges to be Shrimati developed in Gomti Andhra Pradesh. Sai. Thank you very much, sir. Thank you. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जिसका संबंध सिर्फ धर्मांतरण से नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने मतहतों को लिखे गए पत्र की ओर भी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित गतिविधियों को लेकर के जो पत्र लिखा गया है, वह बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की स्थिति भयंकरता को साफ इंगित करता है। महोदय जी, मैं देश के गृह मंत्री जी के प्रति आभार भी प्रकट करना चाहती हूं कि जिनके द्वारा लगातार बस्तर की हिंसक गतिविधियों को मार्केटिंग किए जाने के फलस्वरूप बस्तर की हिंसात्मक गतिविधियों में कमी आई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के दबाव के फलस्वरूप नक्सली अब बैकफुट में हैं, किंतु नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक ये ईसाई मिशनरियों हैं, जो छत्तीसगढ़ के भोले भाले वनवासियों को लालच देकर एवं भय दोहन करके धर्मांतरण करने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ के बीहड़ इलाकों में कई जगह प्रार्थना गृह बनाने का काम चल रहा है। माननीय महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के वनवासी बाहुल्य रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जशपुर क्षेत्र से आती हूँ। हमारा जशपुर जिला पिछले सैकड़ों वर्षों से धर्मांतरण का दंश झेल रहा है। माननीय महोदय, मैं इस क्षेत्र से हूँ जो क्षेत्र स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी एवं बाला साहब देश पांडे जी का कर्मस्थली रही है। कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी संसद के दोनों सदनों में सदस्य थे। उन्हें धर्मांतरण के विरुद्ध आजीवन लड़ाई लड़ती रही तथा हिंदू धर्म को छोड़ चुके लाखों परिवार को मिशन घर वापसी के माध्यम से पुनः अपने धर्म से वापस लाया। महोदय, कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी का एक ध्येय वाक्य होता था कि धर्मांतरण और राष्ट्रांतरण एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां धर्मांतरण होता हुआ है, वहां राष्ट्रांतरण बली हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहती हूं कि उक्त मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे धर्मांतरण पर तत्काल रोक लगाया जाए और उनके विरोध
कोई कड़ा नियम बनाया जाए कि धर्मांतरण श्री करने से हनुमान लोग बेनीवाल जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के ऐसे घोटाले का जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में हजारों करोड़ रुपए निवेशकों से ले लिए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। लोगों को जो मालिक थे, इनके डायरेक्टर थे, जो भी इनका संचालक मंडल था, उन सबको जेलों के अंदर भी डाला। लेकिन सभापति महोदय, इससे उन गरीबों का, उन किसान के बेटों का, उन थड़ी ठेले वाले जो लोग थे, जो इन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के नाम से उलझ गए, फंस गए, और कई लोगों ने आत्महत्याएं भी कर ली। और जब भी पार्लियामेंट चलती है, वो लोग सांसदों को ढूंढते हैं कि भाई हमारा कोई न कोई मामला इसके अंदर उठाए। बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय इसमें एक दो बात कहना चाहूँगा कि इसकी गलती मालिकों ने की, पैसा उन्होंने लूट लिया, और जो सजा है वो गरीबों को मिल रही है। मेरा ये निवेदन है कि इस मामले में सजा का प्रावधान भी है, लेकिन फास्ट ट्रैक न्यायालय बना के ऐसे जितने भी घोटाले हो देश के अंदर, एक मिनट पूरी बात तो करना था, मेरा तो लॉटरी के अंदर आ जाए, तो फास्ट ट्रैक न्यायालय बना के इसमें बड़ी सजा इन लोगों को मिले। दूसरा, इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान हो। ये अलग अलग मामले अलग अलग राज्यों के अंदर दर्ज हुए, न्याय प्रक्रिया लंबी है। दूसरे मुकदमे भी इतने होते हैं कि इनका नंबर ही नहीं आता, पैसे पे पैसे, आदमी की उम्र चली जाती है। साहब, मेरा निवेदन है कि इनकी जो संपत्ति है 10,000 करोड़ की आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिन्होंने बनाई, इस संपत्ति को नीलाम करके, विक्रय करके इन लोगों को भुगतान किया जाए। मेरा गृह मंत्री जी से, वो सहकारिता मंत्री भी है, अनुरोध है कि देश के अलग अलग राज्यों में सोसाइटी के विरुद्ध दर्ज मामलों में निर्णय का इंतजार नहीं करते हुए कोई प्रशासक नियुक्त करके निवेशकों के पैसे जल्द से जल्द वापस देने तो कोई ठोस कदम उठाएं। सभापति महोदय, पूरे देश की नजरें और इन गरीबों की नजरें, लोकसभा चल रही है, आपकी तरफ टकटकी लगा के आदमी देखता है, और हमारे पास भी आते हैं कि साहब आप एक बार लोकसभा के अंदर मुद्दा उठा दो, तो उनको ये पता नहीं, खाला लोकसभा मुद्दा उठने से कुछ काम नहीं होता, लेकिन उनकी उम्मीद होती है कि हमारा एमपी लोकसभा के अंदर बोलेगा तो सरकार हमारा तो हुआ नहीं कोई, आपको कमजोर मत नहीं होता साहब। लेकिन लोगों को लगता है कि लोकसभा में मामला उठ गया तो हो जाएगा। मेरा यही निवेदन है सभापति महोदय, आप सरकार को निर्देशित करें कि आदर्श हो गई बात तो हो गई जी। घोटाले देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर भी ऐसे बहुत घोटाले में, तो एकाध मामले के अंदर अगर लोगों को पैसा वापस मिलेगा तो इन घोटालेबाजों के भी नकेल कसी जाएगी। दोबारा घोटाला करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये मेरा निवेदन है। पीपी चौधरी जी। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देश भर के दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उच्च व गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालयों की स्थापना आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में की जा रही है। वर्ष 2022 तक 50% तक अनुसूचित जनजाति आबादी और 20,000 अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य आवासीय मॉडल खोलने का प्रावधान किया गया है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पाली में इस आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु लगातार मैंने माननीय मंत्री जी से पर्सनली मिलकर के और चिट्ठी के द्वारा भी उनको अवगत कराया गया कि ऐसा आदिवासी क्षेत्र है जहां पर एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय मॉडल की बहुत जरूरत है। तो इस तरह से 2011 की जनगणना को अगर हम देखें, इसके अनुसार पाली जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या लगभग 1,50,000 है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 8% है, जिसमें से पाली लोकसभा क्षेत्र के पाली ब्लॉक में 72,218 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो कि यहाँ की जनसंख्या का लगभग 35% है। बाली ब्लॉक के पास सुमेरपुर और देसूरी ब्लॉकों में भी लगभग 45,000 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। महोदय, पाली जिले के गोडवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पहाड़ी
और दुर्गम क्षेत्र बाली, सुमेरपुर और देसूरी ब्लॉक आदिवासी बाहुल्य है। ये क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला पर बसा है। ये क्षेत्र अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों और आदिवासी क्षेत्र के कारण शिक्षा अवस्थापनाओं व शिक्षकों की कमी दोनों की मार झेल रहा है। इसके कारण यहाँ के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से पूर्णतः वंचित रहे हैं, क्योंकि आदिवासी इलाका लंबे समय से वंचित है। लेकिन ये मूव जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का आदिवासी क्षेत्र में बहुत अच्छा मूव है। तो मेरा आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से मेरा माननीय जनजाति मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के इस गोडवाड़ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा करें। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये झूठ से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये बहुत बड़ा घोटाला भी है। दिल्ली में जो सरकार 7 वर्षों से सत्ता में है, वो दिल्ली के गरीबों, वंचितों के साथ में एक वायदा करके आई थी कि हम आपको मुफ्त में बिजली पानी देंगे, मगर आज दिल्ली में इसके बिल्कुल ही विपरीत हो रहा है। आज लोगों के घर में 6 महीने तक बिजली का, पानी का बिल फ्री दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है, और 7वें महीने पूरे 7 महीने का इकट्ठा दे दिया जाता है। मैं बहुत सारे हजारों बिल मेरे कार्यालय में शिकायत के रूप में आए थे। मैं सारे बिल नहीं ला सकता था। मैं ये कुछ बिल की कॉपियां लेके आया हूं और ये मैं दिखाना चाहता हूं दिल्ली के सारे लोगों को और पूरे सदन को कि एक एक झुग्गी झोपड़ी में ये जो जे क्लस्टर है, ये दिल्ली जल बोर्ड का 42,000 रुपये का बिल एक घर में आता है। और ये कोई गलती से नहीं आया है, उसके घर में पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। और ऐसे ही एक और ख्याला जे बस्ती में, वहां पर 31,000 रुपये का बिल आया है। ये पानी के बिल है, जो पानी फ्री देने का वायदा था। और ये बिजली के बिल है, जो एक घर में 6 लाख रुपए का बिल आया है और ये 22 गज का मकान है। एक घर में जो छावला में झुग्गी है, वहां पर 4,33,000 रुपए का बिल आया है। एक जो 33 गज का मकान है, यहां पर 1,93,000 रुपए का बिल आया है। ये सारों बिल जो एक एक गरीब आदमी के घरों में जब चुनाव आता है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री उनके घर में 0 का बिल भेजता है। चुनाव खत्म होते ही ये बिल को बढ़ाकर पिछले सारे महीनों को जोड़ दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज दिल्ली में देश में सबसे महंगी बिजली है। आज घर में 8 रुपया 90 पैसे पर यूनिट की बिजली मिलती है और जो कमर्शियल एरिया उसमें 18 रुपए 90 पैसे की पर यूनिट की बिजली मिलती है। और दिल्ली के किसानों को तो खेती का कनेक्शन ही नहीं मिलता। आज जो फिक्स चार्जेस हैं वो भी देश में सबसे ज्यादा हैं। घर में 173 रुपया और जो कमर्शियल यूनिट हैं उनमें 270 रुपया। मैं आपसे मेरा एक आपसे निवेदन है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि सरकार बोलती है 0 दे रहे हैं और वो पंजाब में जाकर मुख्यमंत्री 1 लाख बिल ले जाता है। मैं सदन में 1 लाख बिल लेके आ सकता था, वो वहां पर जाके कहता है 0 आता है। मतलब सरकार तो 0 दिखा रही है अपने आंकड़ों में और लोगों के घर में लाखों का बिल जा रहा है। तो ये कितना बड़ा घोटाला है और ये सारे पैसे कहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने झूठे विज्ञापनों पर लग रहे हैं, ये सरकार को दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। बच्चों की बिजली काट दी जाती है। हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के समय में, ऐसे पेंडेमिक में जब लोगों के घर में पानी बिजली की दोहरी मार पड़ रही है तो वो उधार ले लेकर अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। ऐसे समय में दिल्ली का मुख्यमंत्री लोगों के साथ में फरेब कर रहा है, धोखा कर रहा है और इतना बड़ा घोटाला कर रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रद्युत बोरदोलोई जी। The global warming and climate change are for real, and they have arrived in our country in a big way. But what is very perturbed to note, the lackluster attitude, the apathy,
and indifference of the government towards addressing the travails of climate change. Sir, I would like to draw your attention that in my home state, the Brahmaputra water system is also acutely affected by the climate change. Sir, there are a large number of people who actually settle down in the riverine areas, in the river islands, and these islands and riverine areas are routinely eroded because of the water flow fluctuations caused by climate change, by erratic floods. As a result, all these communities who really settle down, who really live in the riverine areas and the river islands, they get eroded, they get homeless, and these helpless people surreptitiously, they go and try to find some space to settle down. And many occasions, they go and settle down in reserve forests and grazing land, but the government of Assam, the state government, would always take them as victims, and they would always try to evict them ruthlessly. So this is the moot question, that these communities actually belong to the larger definition of climate refugees. Now, what is the government doing about these climate refugees? I would like to quote a figure. Sir, there was a Climate Action Network, South Asia, and Action Aid, in the report last year in 2020, said that because of environmental reasons, 1.4 crore people had been displaced by 2020, and this figure would increase to 4.5 crores in another just 28 years. Similarly, sir, there's an international NGO called Internal Displacement Monitoring Center found out that in India alone, there are 4.73 lakh people were displaced due to conflict regions. But, sir, more than double, almost double, about 9.30 lakhs people were displaced due to environmental reasons. So today's tragedy is this, that the Indian law and international refugee laws have failed to recognize the plight of the climate refugees. So it is very important. I appeal to the government of India for putting up a uniform legal and policy framework to offer rehabilitation and offer and address the needs of these climate refugees. Thank you. India has been witnessing a continuous decline in its position in Global Hunger Index. In the previous year, government claimed that wrong old data has been uploaded, and this year the blame has been shifted to wrong methodology instead of accepting the harsh reality and working on the problem. The government, as it always does, is opting an escapist route. Sir, so coming to the data provided by the Ministry of Child Development and Women Empowerment to an RTI, 3.3 million children are malnourished in India. The National Family Health Survey report published in 2020 by the government itself depicts a grim portrait as well. On one hand, data of several states were not published, and on the other hand, 11 out of 27 states reflected a progress worse than expected. I would also like to point out that most of the figures focus on women and children of the country. The adult male population is neglected. Just imagine the scale at which India is suffering from hunger, even after the fact that nearly half of the population is in the agriculture sector. Here, I would like to take the opportunity to state the steps taken by our Honorable Chief Minister Mamata Bandyopadhyay. Due to her sincere effort, every household is receiving ration under Duare Ration campaign, which does not limit its reach to children and women. That Poshan Abhijan does, and every person is assured a plate of highly nutritious cooked food at a mere amount of ₹5. So I would like to conclude by requesting the government to stop wasting time
by finding the baseless fault and focus on the real developmental जयंत work. सिन्हा जी। Thank you, sir. बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। सभापति जी, आपको और इस सदन को अच्छी तरीके से मालूम है कि स्वच्छ जल की व्यवस्था एक मानव अधिकार माना जाता है। ना सिर्फ हमारे देश में लेकिन विश्व भर में स्वच्छ जल की व्यवस्था हम लोगों की जिम्मेवारी है, हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग हर घर तक पहुंचाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण हम लोगों ने जल जीवन मिशन को लागू किया है और इसके द्वारा हर राज्य को व्यवस्था दी जा रही है, साधन दिए जा रहे हैं कि हम लोग हर नल में हम लोग स्वच्छ जल तक पहुंचाएं। सभापति महोदय, आपको मालूम है कि मेरा गृह राज्य झारखंड है और हमारे गृह राज्य में आज मल्टी डिमेंशनल जो पॉवर्टी का जो एनालिसिस हुआ है उसमें स्पष्ट नजर आया है कि झारखंड बहुत ही एक पिछड़ा हुआ राज्य है और इस कारण झारखंड सरकार की एक कर्तव्य और जिम्मेवारी बनती है कि जल्द से जल्द हर घर को स्वच्छ जल की व्यवस्था दी जाए और इसके लिए सब सहयोग और साधन उनको मिल भी रहे हैं। दुखद बात यह है कि आज झारखंड में करीब 50 लाख ऐसे घर हैं सभापति महोदय जी जहां स्वच्छ जल की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। मेरे ही जिले में हजारीबाग में और रामगढ़ में आज के समय करीब 19% यानी कि 3 लाख ऐसे घर हैं जहां स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। और सब जो साधन हैं, चाहे डीएमएफटी हो, केंद्रीय संस्थाएं हो, उनके द्वारा जल मीनार बनाकर, चापाकल बनाकर हम लोग जल की व्यवस्था दिलवा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से सभापति महोदय माननीय राज्य सरकार को ये निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो हमारे 3 लाख घर हैं हजारीबाग को, उनको भी स्वच्छ जल दिलवाया जाए और इस काम को श्री बड़ी तेजी से गजानन किया जाए। कीर्तिकर धन्यवाद। नहीं है। श्रीमती ज्योत्सना महंत। ज्योत्सना जी, प्लीज। मैं धन्यवाद सभापति महोदय। आज संभव नहीं होगा। मेरा लोकसभा क्षेत्र कोरबा छत्तीसगढ़ से मैं आती हूँ, जो ऊर्जा धानी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर लगभग देश का 120 मिलियन टन कोयला देश को अकेला कोरबा देता है। वहाँ SCCL की जो खदानें हैं उसमें उसके जो भूस्थापित लोग हैं उनको अभी तक पिछले 20 वर्षों से वो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। ना तो उन्हें नौकरी मिली है, ना मुआवजा, ना पुनर्वास। पिछले 20 सालों से वो लगातार SCCL से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही। तो मैंने कोयला मंत्री जी के संज्ञान में ये लाए थे और आपके माध्यम से मैं उन्हें फिर पुनः याद दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो CSR मद भी है उसका भी ठीक तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पर स्वास्थ्य, सफाई और सड़क समस्याएं बनी की बनी हुई हैं। वहाँ पे अस्पतालों में ना तो डॉक्टर्स हैं, ना नर्सेज हैं, ना CT स्कैन मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड है। हमारे कर्मचारियों को वहाँ से दूर जाना पड़ता है और अपने खर्चे से करना पड़ता है। तो मेरी आपसे, आपके द्वारा निवेदन है मंत्री जी से कि वो भूमिपुत्रों को उनका मुआवजा दें, पुनर्वास दें और नौकरी वीरेंद्र दें। सिंह जी। धन्यवाद। राहुल जी भी सुन ही रहे होंगे उनका बात। सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत से किसानों के फसल का भारी नुकसान हुआ है। जैसे मिर्चा की खेती करते हैं लोग, कुछ लोग मक्के की, धान की खेती कटाई किए थे, बारिश हो गया, सड़ गया। मिर्चा की खेती में बुआई किए थे, बुआई में पानी आ गया, सड़ गया। हमारे यहाँ पानी की प्रचुरता के कारण से वहाँ एक बहुत बड़ा सुरहा ताल है जो एशिया का सबसे बड़ा ताल है, जिसमें चंद्रशेखर जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय बना है, एक शहीद स्मारक बना। मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो गए थे वहाँ। भारी मात्रा में पानी के कारण से बलिया शहर में DMSP के बंगले भी डूब गए हैं पानी के कारण से। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि संबंधित शहर विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से ये निर्देशित करें कि किसानों को पड़ताल करके उचित मुआवजा मिले और बलिया शहर के विशेष व्यवस्था के लिए
वहाँ के जो डीएमएसपी के बंगले डूब गए हैं, वो सुराहा ताल में चंद्रशेखर जी के नाम से विश्वविद्यालय, उसमें पानी भर गया, उसको पानी की एक अस्थायी व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था की जाए। शहर विकास मंत्रालय में ये योजना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि अमृत महोत्सव के नाम पर जो पूरे देश भर में स्वतंत्र आज़ादी के अमृत महोत्सव चल रहे हैं, बलिया एक महत्वपूर्ण जगह है और 1942 में ही आज़ाद हो गया था। 1942 के आंदोलन का जयप्रकाश श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, पहली बार आप बोल रही हैं इस सदन में, प्लीज। बलिया के पानी के प्रबंधन के लिए आपका और किसानों के मुआवजा देने के लिए आप सरकार से निर्देशित करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिमाचल प्रदेश से आती हूँ, जो कि बहुत ही छोटा सा एक प्रदेश है, परंतु पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में ये बात लाना चाहती हूँ कि हमारे पास 3 एयरपोर्ट्स है, जो कि बहुत छोटा एयरपोर्ट है। उसकी एक्सटेंशन ना होने की वजह से आज हम ज़्यादा बड़े प्लेन वहाँ नहीं ले जा सकते, और जो छोटा प्लेन वहाँ जाता है 20 सीटर प्लेन है, 20 यात्री उसमें सफ़र कर सकते हैं, और उसका जो भाड़ा है वो कई बार इतना आकाश को छूता है कि आम व्यक्ति वहाँ उससे सफ़र नहीं कर पाता। तो मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में ये बात लाना चाहती हूँ कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश एक महत्वपूर्ण ज़िला है, जो कि फलों के लिए जाना जाता है, टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, और हमारा बहुत से टूरिस्ट जो केवल भारतवर्ष से ही नहीं विदेश से भी हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं, परंतु 15-15, 20-20 घंटे का कोई सफ़र नहीं करना चाहता, क्योंकि दिल्ली से भी अगर आपको कुल्लू पहुंचना है, शिमला पहुंचना है, धर्मशाला पहुंचना है, तो कम से कम 10-12 घंटे लगते हैं। इसलिए बहुत से टूरिस्ट हमारे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ हिमाचल प्रदेश में इतना सौंदर्य है, इतना हरे भरे बाग बगीचे हैं, पर्यावरण इतना सुंदर है, बहुत से लोग वहाँ पर जाकर उसका आनंद लेना चाहते हैं। सर, मैं आपके माध्यम से केवल ये मांग करना चाहती हूँ कि हमें इन एयरपोर्ट्स को एक्सटेंड करने की अनुमति मिले, हम इनको एक्सटेंड कर सकें और उस तहत हमारा टूरिज्म वहाँ पर फल फूल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी हेलो जी, प्रसून जी प्लीज। नमस्कार जी सर, आप हमको चांस दी है बोलने के लिए। दैट इज मोस्ट प्रॉब्ली बार्निंग चल रहा। माई कॉन्स्टिट्यूंसी इज हावड़ा सदर, वेस्ट बंगाल। सर, उधर हमारा जो मिल है आरती कॉटन मिल्स, सर ये मिल बहुत अच्छा चलते थे, लॉन्ग टाइम 50 ईयर्स 60 ईयर्स चलते थे। तो अभी थोड़ा बहुत उन लोग को कमती हो जा रहा, काम करने का आदमी भी नहीं है, कर दिया। कोई मशीन भी ठीक से चलाना नहीं, ऊपर में पूरा फट गया, कोई देखते ही नहीं, आते भी नहीं, वो गवर्नमेंट का अंदर है। ऊपर में पूरा पानी गिर करीब 200 करोड़ का सामान खराब हो जा रहा। आज नौकरी जो लोग करते वो लोग तो रोते हैं हर रोज। ऐसी इतना सुंदर मिल डिफ़िकल्ट टू गेट। तो सर, हमारा एक ही लबा है कि हावड़ा सदर में आप लोग गवर्नमेंट से कभी सब कुछ अच्छा जगह में थोड़ा बहुत कट कर दिया, जैसी बांड स्टैंडर्ड उसको बिक दिया, आपको गवर्नमेंट प्रेस को बिक दिया। अभी थोड़ा बहुत एक कॉटन हम बोलने चाहते हैं कि आपका माध्यम से मिनिस्टर को हम बताने चाहते हैं, इसको रखना चाहिए, बहुत अच्छा से रखना चाहिए। बहुत आदमी काम करते, बहुत अच्छा से काम होते, इसीलिए विनती करते हैं आपको भीतर से हम हमारा मिनिस्टर को ये इमीडिएटली ये बंद होना नहीं चाहिए। करीब 400 आदमी जो है सर, वो 400 पीपल आर देयर, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर
सैलरी ऑल्सो कुछ नहीं मिलते, बहुत खराब में है। उसी वजह से आपका पास एक दफ़ा विनती कर रहा, चाहे हमारा गवर्नमेंट का पास विनती कर रहा, एक कभी बंद कर करिए, बातचीत करिए, हम लोग मिलके हम जरूर अच्छा से कर सकेंगे। नमस्कार सर। सभा की कार्यवाही 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है।